भारत में युवाओं की एक बड़ी तादाद है जो अच्छी शिक्षा के लिए तरसती है। भारत के माता पिता अपनी आय का एक भारी भरकम हिस्सा खर्च करते हैं, तब जाकर वो अपने बच्चों को उचित शिक्षा दिला पाते हैं। स्कूलों और कॉलेजों में अब तो ऑनलाइन क्लासेस भी होते हैं, तो वहां पर भी बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक किताबी ज्ञान के साथ साथ एक अच्छा नागरिक कैसे बने, एक अच्छा इंसान कैसे बने, कुछ इस तरह की बातें भी सिखाते हैं। ये शिक्षक के सर्वगुणों में शामिल होता है, मतलब कि एक गुरु का ज्ञान सिर्फ सिलेबस तक ही सीमित नहीं रहता। ये गुरु आपके और हमारे बच्चों को सिलेबस के साथ साथ बहुत कुछ भिन्न बातें भी सिखाता है। शिष्टाचार, सौम्यता, बड़ों का आदर करना, छोटों से प्यार करना, शेयरिंग वगैरह वगैरह। लेकिन एक ऐसा मसला काफ़ी चर्चा में आ गया है जिसमें दलील दी जा रही है कि गुरु अपने क्लासरूम में अपने मन की बात नहीं कर सकता। वो अपने स्टूडेंट को मन की बात नहीं बता सकता है। वो अपने स्टूडेंट को नहीं कह सकता है कि वोट देना है तो पढ़े लिखे को देना, सिर्फ नाम बदलने वाले को नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी ने अपने टीचर करण सांगवान को सस्पेंड कर दिया क्योंकि उन्होंने पढ़े लिखे नेताओं को वोट देने की अपील की थी। अनअकैडमी ने कहा है कि सांगवान की टिप्पणी कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन है, जो शिक्षकों को कक्षा में व्यक्तिगत राय और विचार साझा करने से रोकती है। इस विवाद पर करण सांगवान ने कहा है कि वो 19 अगस्त को अपने यूट्यूब चैनल पर विवाद से संबंधित विवरण पोस्ट करेंगे। इस बीच कुछ नेताओं ने करण सांगवान का साथ दिया है। कुछ लोगों ने अनअकैडमी के फैसले की तुलना अशोका यूनिवर्सिटी के विवाद से कर दी है, जहां के एक प्रोफेसर को अपने रिसर्च पेपर में 2019 के संसदीय चुनाव पर टिप्पणी करने के बाद इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अनअकैडमी के फाउंडर से इस विवाद के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अनअकैडमी के फाउंडर गौरव मुंजाल की सेल्फी साझा की है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि जो लोग दबाव के आगे झुक जाते हैं वे कभी भी उन नागरिकों को बेहतर बनाने में मदद नहीं कर सकते हैं। ऐसे रीढ़हीन और कमजोर लोगों को एक शिक्षा मंच चलाते हुए देखकर दुख होता है। शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पूछा है कि साक्षर राजनेताओं को वोट दे कहना पक्षपातपूर्ण राय कैसे है। इस पूरे विवाद पर स्ट्रेट टॉक में हम कुछ सवाल भी उठाना चाहते हैं और आज के जो सवाल हैं कुछ इस तरह से आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं कि क्या भारत में शिक्षित को वोट देना कहना अपराध है? क्या क्लासरूम में मन की और दिल की बात करना अपराध है? क्या आम नागरिकों के लिए राजनीति टच मी नॉट जैसी हो गई है? क्या शिक्षा और राजनीति को अलग रखना डेमोक्रेटिक नेशंस के लिए सही है? ये सबसे बड़ा और गंभीर प्रश्न है। आज बेहद ही विशिष्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है इस विवाद को समझने के लिए, और आखिर ये विवाद भी क्यों है, जब हम साफ साफ समझ पा रहे हैं कि ये विवाद जो है लोगों को चुप कराने की हो गई है। क्या राजनीति टच मी नॉट जैसी हो गई है? ऐसा भी प्रतीत होता है। बेहद ही विशिष्ट पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए स्ट्रेट टॉक में उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं युवा हल्ला बोल से हैं प्रशांत कमल। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। और हमारे साथ हैं हिमाचल गार्डियन के एडिटर दीपी गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। और थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगी, बहुत ही पॉपुलर हैं और अपने सटायर से, अपने जो है व्यंग से लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं, डॉक्टर मेडुसा, वो भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। लेकिन शुरुआत में डीपी सर आपसे करना चाहूँगी। आप क्योंकि वरिष्ठ हैं तो आप समझ रहे होंगे कि क्यों वर्तमान में ऐसा दिखता है कि राजनीति टच मी नॉट की तरह हो गई है। अगर एक शिक्षक अपने क्लासरूम में अपने मन की बात कहता है और खासकर अगर ये भी कहता है कि आप पढ़े लिखे को वोट दें, तो ये गलत कैसे हो जाता है? किसी कंपनी के लिए जो है उसके कानून, उसके नियमों का उल्लंघन कैसे हो जाता है? टीपी सर। जी नेहा जी, जो भी आपने मुद्दा उठाया और जिसकी चर्चा ट्विटर पे भी हो रही है, अखबारों में भी मुद्दा उठ रहा है जी, उसमें मेरा मानना ये है कि जो आज का माहौल है, आज का जो मैं मानूंगा कि आप किसी को जो टॉलरेट नहीं करते हैं किसी के विचार को, उसका जो माहौल है वो उसके लिए जिम्मेवार है। चाहे वो एक टीचर की बात करना हो, चाहे अखबारों में बात करना हो, चाहे टीवी चैनल में बात करना हो, या कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे बात करना हो, हमारे जो लोकतंत्र के जो मंदिर हैं
जो पार्लियामेंट है वहाँ पे भी जो बात करना, जिस तरह का उसको आज जो है और उसको अच्छे माहौल में नहीं लिया जा रहा है, उसी का ये सब नतीजा है जी। और दूसरा मेरा ये भी मानना है कि जो हमारी डेमोक्रेसी है उसका सबसे बड़ा जो खूबी है वो यही है, डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबी यही रहती है कि डेमोक्रेसी में आप अपने विचारों को प्रकट करें, दूसरे के विचारों को सुने और जो आम आदमी है उस पर आम जनता जो है, चाहे वो वोटर है या जो भी है, उसको अपनी राय बनाने दें उस बात पे। जो हेल्दी डिस्कशन है वो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा, मैं मानता हूँ कि वो उसकी ब्यूटी है जी। और इसी संदर्भ में जो आप स्कूल में पढ़ाते हैं या कॉलेज में पढ़ाते हैं या यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, उस पर भी ये बात मतलब साबित होती है कि अगर कहीं जो एक टीचर है वो डिफरेंट एंगल से या डिफरेंट विचारधारा से बात नहीं करेगा, एक यूनिवर्सिटी में अगर अलग विचारधारा से जो है चर्चा नहीं होगी, एक जो छात्र है उसका जब पढ़ने की उसकी उम्र है, जब उसको दुनिया के बारे में सोचना है, उसके बारे में अगर उसको खुली सोच नहीं मिलती है तो ये बहुत मेरे ख्याल में चिंता की बात है। बिल्कुल। और इसी संदर्भ में मैं मानता हूँ कि जो करण सांगवान इस बीच हमारे साथ जो उन्होंने बात की, जी, हमारे साथ डॉक्टर मेदुसा जुड़ चुकी हैं। ये मैं अपने दर्शकों के लिए एक जानकारी देना चाहती थी, तो डीपी सर आप बात अपनी पूरी करें। जी हाँ जी, तो वही मैं जो कह रहा था कि एक अगर कोई टीचर है, वो करण सांगवान है या कोई है जो भी, सर की आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। डीपी सर आप अगर अनम्यूट कर लें खुद को। जी, नेहा मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, जी जी। हाँ, तो मैं यही बात कर रहा था कि जो हमारी डेमोक्रेसी है और जो शिक्षा की बुनियाद है वो यही है कि हम जो है कम से कम अलग अलग विचारों को जानें, और इसमें तो मेरे ख्याल में अलग विचार की बात भी नहीं है। ये कहना कि एक पढ़े लिखे जो नेता है उसको हम चुनें, उसको वोट दें, ये मतलब एक अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहता कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या जो अनपढ़ लोग हैं या जो मतलब जिन्होंने कम शिक्षा ग्रहण की है वो अच्छे नेता नहीं हो सकते, वो भी हो सकते हैं, लेकिन ये तो मानना ही पड़ेगा कि हमें जो शिक्षा है जी, वो शिक्षा एक अच्छा नागरिक बनाती है, एक अच्छा राजनीतिज्ञ बनाती है, अच्छा एक पत्रकार बनाती है, और समाज में जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें जो अच्छी शिक्षा है उसका योगदान रहता है। जी हमारे तो साथ इस संदर्भ में जी जी ये बात जी प्रशांत जी, आपका क्या मानना है? अगर पढ़े लिखे और शिक्षित जी, प्रशांत जी आपका क्या मानना है जब इस तरह का विवाद ट्रेंड होने लगता है, लोगों का गुस्सा दिख रहा है कि पढ़े लिखे कैंडिडेट को अगर वोट देने की बात हो रही है और कंपनी नौकरी से निकाल दे रही है एक शिक्षक को, कि आप क्लासरूम के भीतर इस तरह की बात नहीं कर सकते, आप अपनी राय नहीं बता सकते। लेकिन हमारा देश तो ऐसा देश है जहाँ पर मन की बात जो है काफ़ी लोकप्रिय एक तरीका है खुद लोगों से जुड़ने का। जी प्रशांत जी। जी देखिए, इसमें दो बात है। ये जो अभी पूरी कंट्रोवर्सी जो चल रही है इसके अराउंड की, उन्होंने कहा कि भाई शिक्षित लोगों को वोट देना चाहिए। दरअसल ये जो पूरी बहस है, ये बहस बिल्कुल भी नहीं है कि ये एक अलग से बात किया जा सकता है कि भाई शिक्षित लोगों को वोट देना चाहिए या अशिक्षित लोगों को वोट देना चाहिए, या उसमें क्या फर्क होता है, वो एक सेपरेट डिबेट है। लेकिन जो अभी जो मामला हुआ है, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या एक शिक्षक अपनी बात कहने के लिए जो वो सोचता है, और वो ऐसी बात जिसको दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो है उसको गलत नहीं कह सकता है, एक जो है स्ट्रेट एक सीधी सी बात है, जिसको सिर्फ एक परसीव किया गया, कोई एक परसीव कर लिया कि भाई ये इसके पक्ष में, इसके खिलाफ में है, सिर्फ इसके लिए अगर उसको पनिश किया जा रहा है, उसको दंडित किया जा रहा है, तो ये गलत है या नहीं गलत है, इस पे बात होनी चाहिए। वो एक सेपरेट इशू है कि भाई एजुकेटेड लोग मतलब अच्छा नेता हो सकते हैं या अनएजुकेटेड भी अच्छे हो सकते हैं, वो एक डिफरेंट डिबेट है जी। लेकिन पहली चीज तो ये है कि क्या एक शिक्षक अपने जो वो सही समझता है, क्या वो अपने क्लास में नहीं कह सकता है? दूसरी बात कि ये जो इनके बचाव में, जब इनको निकालने के बाद, इनको सस्पेंड करने के बाद जो बचाव में कहा जा रहा है
कि भाई वो हमारा कंपनी की पॉलिसी है, कंपनी का कोड ऑफ कंडक्ट है कि जी। आप अपना विचार नहीं कह सकते हैं। हम्म। तो ये कंपनी का कंडक्ट तब कहाँ चला जाता है जब कोई खुलेआम जो है सरकार की नीतियों का समर्थन करते हैं। मतलब ये है कि समर्थन अगर आप जब तक कर रहे हैं किसी एक नेता का, जी। तब तक जो है आप कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी बात की जा रही है जो साफ तौर पर असहमति भी नहीं है, बिल्कुल। जो सिर्फ कुछ एक लोगों के द्वारा परसीव किया जा सकता है कि वो किसके लिए कहा गया है, और सिर्फ इतनी सी बात पे जो है इतना पनिशमेंट, एक तरह से पनिशमेंट दिया गया, ये तो बिल्कुल ही कैसा माहौल बनाना चाहते हैं हम? फिर एक इसका ब्रेक मतलब ले क्या लेते हैं। क्या करना जी, चाहते हैं? बिल्कुल। इसी माहौल के ऊपर जो है सारा विवाद है कि देश का जो माहौल है, देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसे कैसा बनाने की कोशिश हो रही है। हमारे साथ डॉक्टर मेदुसा भी जुड़ी हुई हैं, उनसे भी समझेंगे। तो क्लासरूम में शिक्षक नहीं कर सकता अपने मन की बात, ये कहकर नौकरी से निकाल दिए गए हैं करण सांगवान, और इसी को लेकर एक पूरा का पूरा विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर ये विवाद काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। हर कोई इस पर अपनी राय जता रहा है, कुछ इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ इसको अपोज कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर मेदुसा भी बनी हुई हैं, जो कि एक बहुत ही लोकप्रिय जो है सटारिस्ट हैं और व्यंग करती हैं, और राजनीति के ऊपर भी काफ़ी इनका व्यंग जो है पॉपुलर रहता है। डॉक्टर मेदुसा, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं स्ट्रेट टॉक में। और ये जो पूरा का पूरा विवाद है, सबसे पहले तो एक शिक्षक आप स्वयं हैं, और शिक्षक अगर स्वतंत्र नहीं होगा तो उसकी जो शिक्षा है, वो जो बच्चों को पढ़ाएगा, इस पे भी बहुत नकारात्मक असर पड़ता है। और ये पूरा का पूरा जो माहौल दिख रहा है, कहीं ना कहीं एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में अगर बच्चों को शिक्षा देने के लिए कहा जा रहा है या संकेत भी दिए जा रहे हैं, तो बहुत ही घातक हो सकता है। डॉक्टर मेदुसा, बिल्कुल। मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल स्पष्ट है जी। ओके। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये एक ऐसे माहौल की शुरुआत है, माहौल की तैयारी की जा रही है। इनफैक्ट तैयारी तो पिछले 9 सालों से हो रही है। मैंने कल एक जगह लिखा भी है कहीं कि आप अगर शिक्षा से सोशल अंडरस्टैंडिंग को, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग को निकाल देते हैं, सोशल अवेयरनेस को और पॉलिटिकल अवेयरनेस को आप अगर निकाल देते हैं शिक्षा से, तो आप एक भेड़ के झुंड की तैयारी करते हैं, आप भेड़ बनाते हैं, और आपको बस उनको अगर बहुत बढ़िया, जैसे होता है ना, बहुत ऊंची नस्ल के भेड़ होते हैं, कुछ बहुत ऊंची नस्ल के घोड़े होते हैं, उनको आपको सजा के रखना होता है। और ऐसे एक झुंड के तैयार होने से होता यह है कि आप उस झुंड को वेपनाइज कर सकते हो जैसे आप चाहें, और उस झुंड को उस दिशा में मोड़ सकते हो जहां आप चाहें। तो उस तरीके के झुंड के क्रिएशन की तैयारी बहुत पहले हो चुकी है, और अब जहां छोटे छोटे ऐसे पॉकेट थे जहां पे इस तैयारी के अगेंस्ट कुछ लोग थे जो इंडिविजुअली काम कर रहे थे, बिकॉज हम देखेंगे ज्यादा तौर पर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस को छोड़ के मैक्सिमम इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो सरकार की लाइन पर ही चलने की कोशिश कर रही हैं। भले ही वो अशोका यूनिवर्सिटी, हमने देखा अभी एक सब्यसाची जो सब्यसाची है, उनको रिजाइन करना पड़ा बिकॉज ऑफ द प्रेशर दैट ही वाज गोइंग थ्रू, एक पेपर की वजह से, जिस पेपर में उन्होंने बीजेपी और उनसे वोटिंग से रिलेटेड धांधली के बारे में उन्होंने बात की थी। ये रिसर्च है, इट्स रिसर्च। मैंने कहीं एक जगह पढ़ा, किसी ने लिखा है कि अशोका यूनिवर्सिटी में बच्चे जाते हैं, बहुत हाई फीस होती है, वहां पे किसी का पॉलिटिकल ओपिनियन जानने के लिए वो नहीं जाते, वहां पे वो लोग पढ़ने जाते हैं। एज इफ पढ़ाई, खासकर वो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई आप पॉलिटिक्स से अलग कैसे कर सकते हो, बिकॉज इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द कंट्री आर डिसाइडेड बाय पॉलिटिकल पॉलिसीज, राइट? तो आप इस तरीके की सोच का एक होना भी ना, कि हम इनको अलग अलग रखेंगे। हम लोग कई बार सुनते हैं कि छात्र जीवन में पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए, या छात्र जीवन में स्टूडेंट लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ को साथ में नहीं करना चाहिए, जो मुझे पर्सनली कंप्लीटली गलत लगता है। मैंने खुद छात्र राजनीति की है, मैं स्टूडेंट रही हूँ, और आज की डेट में एक शिक्षक भी हूँ। मुझे क्लास में अपने, जब भी हम क्लास में पढ़ाते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अगर टॉपिक की ही बात करनी होती तो शिक्षक की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उससे आप किताब से भी पढ़ सकते हैं। आप किताब से ऑनलाइन किताब के चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते जाएं, और एआई से भी पढ़ सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। एआई से भी पढ़ सकते हैं, आप वीडियो आप सुना दी, बस हो गई पढ़ाई। अगर पढ़ाई का मतलब सिर्फ इतना होता, सिर्फ सब्जेक्ट मैटर तक सीमित होता, तो क्लासरूम्स की जरूरत नहीं पड़ती। जहां तक मुझे लगता है, क्लासरूम में एक सिटीजन की तैयारी होती है। एक बच्चा एक बच्चे से एक नागरिक बनता है। उसमें वो जब होमवर्क असाइनमेंट उसको मिलता है, वो पंक्चुअलिटी सीखता है। द स्टूडेंट, छात्र ये सीखते हैं कि किस तरह से अपना काम करना चाहिए, किस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए, किस तरह से किसी चीज का आंसर ढूंढना चाहिए,
ग्रुप असाइनमेंट मिलता है तो टीम वर्क सीखते हैं, लीडरशिप स्किल सीखते हैं, पनिशमेंट मिलता है तो अकाउंटेबिलिटी सीखते हैं। ये सारी चीजें, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये शिक्षा का पार्ट। अगर आप सिर्फ शिक्षा को किताबों तक सीमित रख दोगे या टॉपिक तक सीमित रख दोगे तो ये सिर्फ वही रह जाएगा, आपको इन सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे क्यों नहीं सीख रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को क्यों मजा नहीं आता है? बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि आप एक जो पियर अंडरस्टैंडिंग होती है, पियर लर्निंग होती है, दोस्तों के साथ बैठ के सीखना, मजाक करना, दोस्तियां बनाना, जिंदगी के लिए आप एक बच्चे को तैयार करते हो जब आप क्लासरूम भेजते हो। और उस तैयारी में शिक्षा का और शिक्षक का बहुत बड़ा महत्व रहता है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि आज के माहौल में अगर शिक्षक अपनी बात करने के लिए आजाद नहीं होगा, बहुत चुनिंदा शिक्षक बचे हैं आज के डेट में जो सिर्फ अपने तरीके से सोचकर एक प्रोपेगेंडा या फिर एक स्टेट की लाइन ना बोलकर अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करके अपने स्टूडेंट्स तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। बहुत ही कम बचे हैं। उनमें भी अगर नहीं होगा देन यू आर एब्सोल्युटली राइट कि बहुत डार्क एजेस की निशानी है, और हम लोग तो इनफैक्ट स्टेप इन कर ही चुके हैं डार्क एजेस में। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही और बात कही यहाँ पर। डीपी सर, मैं आपके पास आना चाहूँगी। जिस तरह से हमने पिछले कुछ सालों में ये देखा है, जेएनयू का विवाद हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का विवाद हो, या फिर अलग अलग देश के जो हिस्सों में यूनिवर्सिटी, अगर जहाँ से भी एक अलग विचारधारा की बात होती है, स्वतंत्र विचारधारा की बात होती है, तो कहीं ना कहीं उसको टारगेट करते हुए नज़र आते हैं, नेता टारगेट करते हुए नज़र आते हैं, और वहाँ पर जो है छात्र संगठनों के बीच में जो ऐसा विवाद का माहौल बना दिया जाता है, हिंसक ये विवाद हो जाता है, और सरकारें जो है इस पे बिल्कुल मौन हो जाती हैं या फिर संरक्षण देती हुई भी नज़र आती हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में अब ये तो एक स्टेप और आगे बढ़ चुके हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। डीपी सर। बिल्कुल। नेहा, पिछले समय में कुछ वर्षों में तुमने देखा होगा कि जिस तरह से हमारे जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ लर्निंग हैं, मैंने पहले भी कहा कि अगर वहाँ पे अलग विचार नहीं होंगे, अलग डिबेट नहीं होंगे, तो इंस्टीट्यूशंस का कोई मतलब नहीं रह जाता जी। क्योंकि आपकी जो ओवरऑल ग्रोथ होती है छात्र की, स्टूडेंट की, यूनिवर्सिटी में जाके, जैसे पहले भी बात की कि आप आईए से भी लर्न कर सकते हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस से भी लर्न कर सकते हैं, आप कैसे भी बुक से भी पढ़ कर लर्न कर सकते हैं। जो आपका एजुकेशन है, वो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ वो ओवरऑल ग्रोथ जो है आपकी तभी होती है जब इस तरह की आपके विचारों का आदान प्रदान हो और अलग तरह की आप जो है बातें सीखें। लेकिन वही जो है सबसे बड़ी जो है हमारी जो चिंता की बात है कि कुछ वर्षों से उस पर जो है एक हम जो स्वतंत्र विचार रखने की बात कर रहे हैं, आदान प्रदान की बात कर रहे हैं, उस पर जो है उसको टॉलरेट नहीं किया जा रहा। अगर कोई अलग विचारधारा की बात करता है या एक मतलब जो आपका लीक से हट के बात करता है तो उसको अलग तरह से अटैक किया जा रहा है, उसको नौकरी से भी निकाला जा रहा है, उस पर कोर्ट केसेस भी दर्ज हो रहे हैं, उस पर जो है आपका एक मतलब सोशल मीडिया पे भी अटैक हो रहा है, और मतलब हर तरह से जो है उसको जो है दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और सबसे बड़ा तो अब जो खतरा ये हो गया कि एक जो टीचर है उसको नौकरी से भी निकाला जा रहा है। पहले आपने कई विश्वविद्यालय में भी देखा कि वहाँ पे अगर कोई मतलब अलग बात पढ़ाने के लिए उनको शो कोज नोटिस जारी किए गए, निकाला भी गया, यूनिवर्सिटी से भी टीचर्स को निकाला गया। अशोका यूनिवर्सिटी का आपने पढ़ा सुना है, और इसी तरह से अब जो ये ऊना में है ये भी यही हो रहा है। तो चिंता इस बात की है कि अगर जो हमारे हायर इंस्टीट्यूशंस है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे अगर इस तरह का अटैक होगा तो हमारी जो एक स्वतंत्र विचार है, स्वतंत्र विचारधारा जो है उसका पनपने में बहुत बड़ा जो है एक उसमें मुश्किल आएगी। और ये सब एक चुनौती है, शिक्षकों के लिए भी चुनौती है और हम सब के लिए, मीडिया वालों के लिए, शिक्षकों के साथ साथ मुझे लगता है आम नागरिकों के लिए भी चुनौती है। आम नागरिक अगर भय का माहौल है कि राजनीति के बारे में आप बोल नहीं सकते, कहीं पे भी अपने जो विचार है वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो ये बहुत ही एक ऐसे माहौल के बीच हम शायद प्रवेश कर चुके हैं जो कि स्वतंत्रता कहीं ना कहीं एक बहुत हद तक जो है उस पर अंकुश लगाते हुए भी नजर आती है, खुद सत्ता नजर आती है। एक छोटे से ब्रेक का इशारा हो रहा है तो रुकूंगी और हमारे साथ प्रशांत कमल बने
बने हुए हैं उनसे समझेंगे कि जब करण सांगवान ये कहते हैं विवाद के सामने आने के बाद कि मुझे कॉन्सिक्वेंसेस का जो है सामना करना पड़ रहा है और उनके स्टूडेंट्स को भी कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या लगाया जाए कि क्या सिर्फ नौकरी से निकाल कर ही ये मामला खत्म नहीं कर दिया गया है, बल्कि इससे मामला आगे भी बढ़ रहा है, जो किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी स्वतंत्र नागरिक के लिए बहुत ही भयावह स्थिति। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट टॉक में कि करण सांगवान, जिन्हें अनअकैडमी से नौकरी से निकाल दिया गया, सिर्फ ये अपने स्टूडेंट्स को उन्होंने कहा था कि आप पढ़े लिखे को वोट देना, किसी नाम बदलने वाले को वोट मत देना। आखिर क्यों ये समझ लिया गया कि ये किसी व्यक्ति विशेष या फिर पार्टी विशेष के लिए की गई टिप्पणी है, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि उन्होंने किसी का नाम तक नहीं लिया था। और अब करण सांगवान ये कह रहे हैं कि उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ रहा है और इस पूरे विवाद का जो विवरण है वो 19 अगस्त को देने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर किसी को क्यूरियोसिटी है या फिर ज़्यादा जानना है तो आप 19 अगस्त तक इंतजार कर सकते हैं, उनके यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि वो क्या बोलने वाला है। हमारे साथ प्रशांत कमल युवा हल्ला बोल से बने हुए। प्रशांत जी, मैं समझना चाहती हूँ क्योंकि आप युवाओं की जो पीड़ा है, उनकी जो समस्या है, समय समय पर इसे उठाते रहे हैं, सत्ता के सामने उठाते रहे हैं, अपने मसले सामने रखते रहे हैं। जब एक शिक्षक इस तरह की बात करता है तो क्या मायने निकलते हैं कि किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस की वो बात कर रहे हैं, उनके स्टूडेंट्स भी किस तरह की कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहे हैं? देखिए, जो ये इस विवाद को हम लोग अगर सीधे सिर्फ इतना समझें अगर कि भाई अगर किसी ने एक बात बोली है और उसको नौकरी से निकाल दिया गया, ये इतना भर नहीं है जी। ये एक उस पूरे एक जो इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है उसका हिस्सा है कि जहां आप अपने मन की बात अगर करेंगे तो आपको दंडित किया जाएगा। एक पूरा माहौल ऐसा क्रिएट किया जा रहा है कि जहां पे जो तर्क है, जो रैशनैलिटी है, जो सोचने, जो आप कहते हैं कि सोचने वाला, समझने वाला जो व्यक्ति है, उसको हाशिए पर धकेलने का पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है। जो भी व्यक्ति ऐसा है जो हो हल्ला करता है, चीखता चिल्लाता है, जो लोगों को अच्छी लगने वाली बातें हैं उसी को बार बार दोहराता है, वैसे लोगों को मेन स्ट्रीम में लाया जा रहा है। ये कोई साधारण घटना नहीं है जी। ये एक बड़ा जो प्रोजेक्ट है उसका एक छोटा हिस्सा है, जहां पे जो भी लोग सोचते हैं, जो भी लोग तर्क करते हैं, जो भी लोग संवाद स्थापित करने की कोशिश करते हैं, वैसा कोई भी काम करते हैं जिससे लोकतंत्र मजबूत हो, वैसे लोगों को हाशिए पर धकेलने का पूरा माहौल तैयार किया जा रहा है। अब एक बात बताइए, एक शिक्षक ने क्लास में ये बात रखी, ऐसा क्यों है कि हमारे देश में कई राज्यों में ऐसा है जहां पे 2 सदन है और जो जिसको उच्च सदन कहा जाता है, वहां शिक्षकों के बीच से चुन करके प्रतिनिधि आते हैं। क्या वो अपना राजनीतिक विचार नहीं रखते हैं? ये कौन सी बेवकूफी वाली बात है? इस पूरे देश में जो एक खराब नेतृत्व है उसकी वजह से ऐसा माहौल बन रहा है, क्योंकि जैसा नेतृत्व होता है वो धीरे धीरे समाज में वैसी सोच बढ़ने लग जाती है। आज जो है प्रचंड मूर्खता और जो है अतार्किकता की ओर लगी हुई, इस कारण से जो है अलग अलग अजीबो गरीब तर्क गढ़े जाते हैं कि ये कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। भाई शिक्षक अपने मन की बात नहीं कहेगा, शिक्षक ये नहीं बताएगा कि क्या सही है गलत है, तो शिक्षक का काम क्या है? शिक्षक का काम क्या? वो फिर मोदी जी की तरह A+B का होल स्क्वायर में एक्स्ट्रा 2A भी बताए या वो कुछ लॉजिक बताए, सोचा कैसे जाता है ये बताए शिक्षक। और ये बात पे ये बात आती है कि अरे इसमें तो राजनीति हो रही है। मुझे आप ये बताइए कि छात्र को राजनीति नहीं करना चाहिए, शिक्षक को राजनीतिक नहीं करना चाहिए, जो प्रशासन में है उसको राजनीति नहीं करना चाहिए, जो लोग किसान हैं वो अगर अपने हक की मांग करेंगे उसको राजनीति नहीं करना चाहिए, तो राजनीति क्या पंडे पुजारियों और मौलवियों को ही करना चाहिए? ये कौन सा देश हम बनाना चाह रहे हैं? नागरिक जो 90% नागरिक है उसको हम कह देंगे कि राजनीति नहीं करना चाहिए। इनके हिसाब से राजनीति क्या है? राजनीति ये है कि आप सरकार की आलोचना कर दें, सरकार की किसी नीति की आलोचना कर दें, वो राजनीति है। लेकिन अगर आप आरती गा रहे हैं रोज तो वो राजनीति नहीं है, वो सत्संग है जी। तो ये एक पूरा माहौल तैयार किया जा रहा है जहां पे कि सोचने वाले हर व्यक्ति को टारगेट किया जाए। तो ये इसे एक साधारण घटना के तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए, ये एक सीरीज है, हर दिन होता है।
बिल्कुल। अभी जैसा कि डॉक्टर मेडुसा ने बताया, अशोका यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, तो और जितने भी सरकारी यूनिवर्सिटी हैं उसका हिसाब आप देख लीजिए। हर जगह पे एक एक जो यहां तक जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो टीचर आ रहे हैं उनकी फाइल्स जाती है, और उसकी जब फाइल्स जाती है तो ये नहीं जाता है कि उनका क्या एकेडमिक रिकॉर्ड रहा है, उनका फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम का रिकॉर्ड जाता है, उसकी स्टडी होती है, और उसके बाद उसको रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा इसका फैसला होता है। तो ये हम लोग ये समझने की भूल ना करें कि ये एक साधारण घटना है और इसमें एक कुछ किसी ने बोला और उसको नौकरी से निकाल दिया। हम लोगों को एकदम तैयार होना होगा और ये कोशिश करनी होगी कि ऐसा जहां भी कुछ भी घटना होता है सब लोग पूरी ताकत से इसका विरोध करें। बिल्कुल प्रशांत जी, आपने सही बात कही कि यूथ जो है उसको समझना होगा कि उसका जो हित है या फिर उसका जो भला है वो कौन सोच रहा है असल में, उस तक सूचनाएं कौन चाहता है कि ना पहुंचे, सही रूप में ना पहुंचे। डॉक्टर मेडुसा, मैं समझना चाहूँगी आपसे, जब हम बात भारतवर्ष की करते हैं तो भारत तो एक ऐसा देश है जहाँ पर शिक्षकों का इतना सम्मान होता है कि उन्हें देवता की श्रेणी में रखा जाता है, और ये भी उनके बारे में बहुत ही लोकप्रिय है कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ऐसे देश में अगर गुरु की ये स्थिति है कि नौकरी छिन जाती है और फिर अगर उस विचारधारा के आप समर्थक नहीं हैं या फिर आपको सवाल पूछना अच्छा लगता है क्योंकि आप शिक्षक हैं और आप एक अच्छे शिक्षक की भूमिका निभाना चाहते हैं, तो आपको ये परिस्थितियाँ इसका सामना करना पड़ता है। बहुत ही दुखद है, लेकिन मैं ये भी आपके साथ समझना चाहूँगी कि कितना मुश्किल हो जाता है आगे भी, क्योंकि ये एक उदाहरण भर है। क्या पूरे के पूरे जो कम्युनिटी है, चाहे वो टीचर्स की हो, क्योंकि यूथ एक टारगेट बना हुआ, दिखता है आपको कि यूथ टारगेट है? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह की सरकार अभी हमारे देश में है, मैंने कल ही कहीं पढ़ा है ये चीज कि आपको बेरोजगार, निराश युवा का एक झुंड चाहिए होता है, ग्रुप चाहिए होता है, क्योंकि ऐसे बेरोजगार और निराश युवा को उम्मीद की एक किरण कहीं से नजर आनी चाहिए, सेंस ऑफ कलेक्टिविटी कहीं से आनी चाहिए, सेंस ऑफ बिलोंगिंग कहीं पे आना चाहिए। ऐसे झुंड को जो आप तैयार करते हो ना, और उनको आप थोड़ा सा रास्ता दिखाते हो कि इधर आओगे, इधर तुम साथ में हुड़दंग मचा सकते हो, तुम्हारा कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी भी तरीके की तुम्हें पनिशमेंट नहीं होगी, तो ऐसा युवा जो है वो सिर्फ तभी तैयार हो सकता है जब वो अनपढ़ हो, जब वो पढ़ाई ना करे, जब उसके लाइफ में एक सेंस ऑफ पर्पस ना हो। सेंस ऑफ पर्पस कम्स फ्रॉम एजुकेशन, राइट? आप पढ़ते लिखते हैं, आपको अपने स्कोप के बारे में पता चलता है। आई एम सो सॉरी, मेरे दोनों पेट्स मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं तो इसलिए स्क्रीन हिल रहा है। बट द थिंग इज, जब आप इस तरीके का एक नागरिक, एक स्टूडेंट को जो आप स्टडीज से ही दूर कर देते हैं ना, देन यू क्रिएट दिस ज़ॉम्बी काइंड ऑफ अ पर्सन, जिसको आप छू बोलोगे तो जिस तरफ वो आप इशारा करोगे उस तरफ वो दौड़ जाएगा। तो इसीलिए, एंड यूथ इज द मोस्ट पावरफुल रिसोर्स दैट आवर कंट्री हैज। हमारे देश के सबसे बड़ी ऊर्जा और सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी इज द यूथ, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। एक सेकेंड, आई एम सो सॉरी। जी, तो इस वजह से यूथ को टारगेट किया जा रहा है। और जो चीज आपने शुरुआत में कही थी ना कि कॉन्सिक्वेंसेस किस तरीके की इनको करण जी को फेस करनी पड़ी होंगी, मैं सोशल मीडिया को बिलोंग करती हूँ, राइट? और मैं यूट्यूब भी देखती हूँ अपना खुद ही सब कुछ अपनी तरफ से, मेरा कोई टीम नहीं है, हम अकेले करते। तो मुझे पता है कि जब आपके अकाउंट में किसी तरीके का स्ट्राइक होता है या फिर जब आपके अकाउंट की मास रिपोर्टिंग होती है, जो कि यूजुअली जो राइट विंग ट्रोल्स हैं या फिर जो आपसे ऑपोजिट सोचते हैं वो लोग करवाते हैं, तो आपकी रेवेन्यू ऑटोमेटिक घट जाती है, आपका रेवेन्यू कभी कभी आता ही नहीं है। मेरे जैसे लोगों के लिए, जो हम लोग मैं ऑलरेडी नौकरीशुदा हूं, तो मेरे लिए वो मायने नहीं रखता है कि कितना कहाँ से रेवेन्यू आ रहा है। बट फॉर पीपल लाइक करण सांगवान, जिनका पूरा करियर उनके यूट्यूब से रिलेटेड है, बिकॉज दे आर एक्सेलेंट टीचर्स, बहुत अच्छे टीचर्स रहे हैं। उनके क्लासेस मैंने 1-2 वीडियोस कल देखे, बहुत क्लियर बोलते हैं, बहुत सटीक बोलते हैं, बहुत सधा हुआ बोलते हैं, बहुत रिसर्च करके बोलते हैं। तो इस तरीके के टीचर्स के लिए YouTube इज देयर सोर्स ऑफ अर्निंग। आप नौकरी तो दे नहीं रहे हैं, बंदा खुद अपने लिए कोशिश कर रहा है, खुद अपने से पैरों पे खड़ा हो रहा है, अपनी काबिलियत के दम पर खड़ा हो रहा है, तो लेकिन आपके खिलाफ बोल रहा है, नॉट इवन डायरेक्टली खिलाफ, लाइक यू सेड, किसी का नाम नहीं लिया। चोट की दाढ़ी में तिनका वाली बात हो गई, क्योंकि किसी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन आपने अपने ऊपर ऑफेंस किया, क्योंकि आपकी इनफीरियरिटी। मेदुसा, क्या ये कह सकते हैं कि किसी का नाम नहीं लिया लेकिन लोगों को अवेयर किया, जो स्टूडेंट्स हैं उनको अवेयर, जागरूक किया,
तो ये जागरूक करना भी जो है ये बुरा लग गया। बिल्कुल ही सिंपल सा स्टेटमेंट था कि आप पढ़े लिखे लोगों को वोट दीजिए। और सबसे टेलिंग बात जो है, सबसे जो क्लियर बात वो ये है कि किसी और ने इस बात का ऑफेंस क्यों नहीं लिया, किसी और को इस बात की इनसिक्योरिटी क्यों नहीं थी, राइट। ऑब्वियसली बात, जैसे हम लोग सटायर में भी कभी कभी हम लोग नाम नहीं ले सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली 10 केस हो जाएंगे, तो बिना नाम लिए जब हम करते हैं तो हम लोग भी यही सोचते हैं कि अच्छा हमने नाम तो नहीं लिया, तो आपको अगर मेरे पे केस करते हो तो आपको मानना पड़ेगा कि आप हैं, यही हैं आप, इसीलिए आप हम पे केस कर रहे हैं। तो ये वाला भी पर्दा हट गया है कि नहीं, हम तो मानेंगे भी, नहीं भी मानेंगे कि हम हैं, लेकिन फिर भी तुम पे केस करेंगे। दोनों चीजें होंगी, दोनों, चिट भी हमारी, पट भी हमारी। जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं डॉक्टर मधु साहब, फिर जब लौटेंगे तो डीपी सर से मैं समझने की कोशिश करूंगी कि ऐसे देश में जहां पर अगर आप सवाल करते हैं तो आपको अर्बन नक्सल कहा जाता है, टुकड़े टुकड़े गैंग के आप सदस्य ऐसा कहा जाता है, ये जो भय का माहौल चला आ रहा है, सवाल पूछने वाले चुनिंदा लोग रह गए हैं, और ऐसे में बिना किसी पर उंगली उठाए अगर सिर्फ जागरूक करना ही क्या एक अपराध है, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर भारतवर्ष का जो अध्यापक है, जो शिक्षक है, जो टीचर है स्वतंत्र नहीं होगा तो फिर वो किस तरह के विकसित भारत का निर्माण करेगा, किस तरह की पीढ़ी तैयार करेगा। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो यही है। अगर गुलामी ही है तो इतनी बुरी तरह से गुलामी है, क्या मान लिया जाए कि अब हम गुलामी की एक उसमें अवधि में जो है प्रवेश कर चुके हैं। डीपी सर, लगता है उन तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंची। मैं प्रशांत जी आपके पास आना चाहूँगी कि किसी को जागरूक करना, और खास करके शिक्षक की तो भूमिका ही होती है कि अपने छात्रों को जागरूक करे और सिर्फ उसके सिलेबस के बारे में ज्ञान ना दे, बल्कि आसपास सभी जो भी प्रमुख चीज़ें हैं जिसको एक बच्चे को, एक युवक को समझना और जानना ज़रूरी है, ये सब जो है ये शिक्षक के ज़रिए उस तक पहुंचता है, जानकारियाँ उस तक पहुंचती हैं। ऐसे में क्या गुलामी के दौर में हम प्रवेश कर चुके हैं और ये तो अगला कदम है, जागरूक भी नहीं कर सकते आप किसी को? जी नहीं, देखिए, ये तो बिल्कुल शिक्षक का जो मूल काम है उस काम के लिए दंडित करने के समान है, और इसमें बिल्कुल कह सकते हैं कि ये हम लोग तो हर रोज कोई न कोई उदाहरण ऐसा देखते ही हैं जो कि एक तरह से आप समझिए कि सत्ता के द्वारा मतलब एक भय पैदा करने की कोशिश हो रही है। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, अब तो कोई शंका रहनी भी नहीं चाहिए। जहां तक बात कर रहे हैं, अभी देखिए इतिहास में ये आप गुरु और गोविंद दोनों की बात कर रहे थे ना, इनको तो ना तो गुरु से मतलब है ना गोविंद से मतलब है। दिक्कत यहाँ है, ये हर दिन जो है अलग अलग धर्म का नाम लेकर के और ये पूरा अपना परचम लहराते हैं। ये वही देश है जहाँ पे शंकराचार्य और मंडन मिश्र का संवाद हुआ था और जो है तर्क हुआ था, और इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जहाँ संवाद से सत्ता तक तय होता था जी। लेकिन आज देखिए एक सोसाइटी में ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया है कि आप अपने परिवार में किसी के बारे चीजों के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। लोग जिनको लगता है कि मुझे संबंध अच्छे रखने हैं अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार से, वो लोग चर्चा नहीं करते हैं। कोई सामूहिक कोई भी सब्जेक्ट के बारे में, कोई भी देश के घटनाओं के बारे में चर्चा तक नहीं करते हैं, क्योंकि इतना तल्ख और इतना जहरीला माहौल बना दिया गया। तो ये जो सब है इस एक स्कीम का ही हिस्सा है। तो डेफिनेटली हम लोग प्रवेश कर गए हैं ऐसे युग में जहां पर बात करना, संवाद करना, जहां पे अपनी बात रखना जो है अब जो है ऐसा अपराध हो गया है जहां पे उसके लिए आपको दंडित किया जाए। ऐसे में प्रशांत जी, जरूरी है कि आप एक यूथ को जो है जी, प्रशांत जी आप बात पूरी कीजिए, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी, जब आप युवाओं की समस्याओं की बात करते हैं तो युवाओं के लिए ऐसे शिक्षक का होना कितना जरूरी हो जाता है? देखिए, जब तक किसी के पास सूचना नहीं होगी, जब तक, अभी हम लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र में क्या चल रहा है सूचना अगर नहीं होगी, लोगों के पास सही जानकारी नहीं होगी, उसके क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य है, ये पता नहीं होगा, क्या चीज सही है क्या गलत है ये नहीं पता होगा, उसको अगर सही तरीके से गाइड नहीं किया जाएगा तो हम कौन से लोकतंत्र की बात कर रहे हैं जी। और एक शिक्षक अगर किसी को सही और गलत में डिफरेंस नहीं बताएगा तो वो क्या करेगा, वो क्लास में, और दूसरा क्या काम है उसका। ये तो एकदम बेसिक बात है, इसमें तो आपको बहुत एजुकेटेड होने की भी जरूरत नहीं, एकदम कॉमन सेंस रहा है कि गुरु का मतलब ही क्या है। जो प्राचीन काल से जो गुरु कहा गया है वो यही बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, जीवन के साथ आपको क्या करना है। गुरुकुल में और लोग क्या सीखते थे जी,
गुरुकुल में कैलकुलस और अलजेब्रा ही तो नहीं पढ़ाया जाता था ना, वहां पे जीवन जीने के लिए सिखाया जाता था, ये बताया जाता था कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इन्होंने यही तो कहा है, क्या कहा। और एक शिक्षक अगर शिक्षा का महत्व और शिक्षित होने का महत्व नहीं बताएगा तो इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी। जी डॉक्टर मेदुसा, मैं अब आपसे समझना चाहूँगी, मैंने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में ही एक लाइन कहा था कि भारत जैसे देश में माता पिता के लिए अपने बच्चों को शिक्षा देना ही जो है उसकी आय का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो खर्च हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में अगर एक शिक्षक और एक इस तरह का शिक्षक की वो बहुत सारी जानकारियाँ भी दे रहा है, ना कि सिर्फ सिलेबस तक ही सीमित रख रहा है खुद को, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका ऐसे शिक्षक की हो जाती है। उस अभिभावक की नज़रिए से मैं इस परिस्थिति को आपके ज़रिए समझना चाहती हूँ कि अगर आप भी एक शिक्षक हैं और अभिभावक के मन में भी इस तरह का डर पैदा हो जाता है तो ये कितना खतरनाक है। एब्सोल्युटली, अभिभावकों के मन में भी इस तरीके के डर ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं। वो भी अवॉइड करने के लिए कहते हैं बच्चों को कि इस तरीके के डिस्कशन मत कीजिए। मैं सिर्फ हम देख रहे हैं हमारे देश में मुसलमानों के साथ जो भी आज के डेट में हो रहा है। इनफैक्ट आज ही की खबर है कि एक छोटी सी बच्ची है जो अपनी क्लास में फर्स्ट आई, मुस्लिम बच्चे थी वो, और क्लास में सेकंड और थर्ड दूसरे बच्चे आए। जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हुआ, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में सेकंड और थर्ड को प्राइज दिया गया, फर्स्ट को प्राइज नहीं दिया गया। तो ये कहाँ की घटना है, कहाँ की घटना है ये? दिस आई डोंट नो, दिस इज वेरी वायरल राइट नाउ। इनफैक्ट ट्विटर पे हम लोग इसी विषय में बात करते हैं, मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगी अगर आप मुझे 2 मिनट दे तो। ओके। तो उसमें वो उस लड़की को ये बताया गया कि तुमको बाद में प्राइज दे दिया जाएगा। उस लड़की को वो प्राइज नहीं चाहिए था। शी वांटेड दैट रिकॉग्निशन, शी वांटेड टू फील कि नहीं, मैंने कुछ अच्छा किया है, मैंने कुछ अचीव किया है। इस पूरे सिचुएशन में यू कैन इमेजिन, और अगर उनके अभिभावक कहेंगे कि हाँ ठीक है हम बाद में ले लेंगे, तो कोई इसमें आश्चर्य की बात मेरे लिए नहीं होगी, क्योंकि आज के समय में जिस तरीके का प्रेशर हमारे माइनॉरिटी पे बन रहा है, नॉट जस्ट मुसलमान तो है ही, दलितों पे बन रहा है, आदिवासियों पे बन रहा है, अपनी आइडेंटिटी छुपाने की बात होती है। वो एक कास्ट न्यूट्रल सरनेम लगाकर, बहुत सारे लोग हैं जो अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं कास्ट न्यूट्रल सरनेम लगाकर, बिकॉज ऑफ दीज फियर्स। तो ये जो आज के समय में हो रहा है, अभिभावकों तक ये चीज पहुंच चुकी है। और इनफैक्ट मैं तो कहूंगी कि कई सारे, जिसका जिक्र कई बार रवीश कुमार भी करते हैं कि व्हाट्सएप अंकिल और आंटी जो होते हैं, तो वो उन व्हाट्सएप अंकिलों में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं कि उनको लगने लगा है कि अगर हम इस मेन स्ट्रीम में, जो लग रहा है कि अभी मेन स्ट्रीम है, इसमें नहीं जुड़ते हैं तो हमारे बच्चों के साथ भी शायद बुरा हो सकता है, हमारे बच्चों के साथ भी शायद डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। तो इस तरीके की फीलिंग उनमें आ चुकी है। और ये जैसा कि हम देख रहे हैं, हमारे समाज का कंप्लीट डेवोल्यूशन है। अगर डेवोल्यूशन नहीं होता तो मणिपुर जैसी घटना नहीं होती, यहाँ जैसी नूह जैसी घटनाएं नहीं होती, और आए दिन लिंचिंग होती। लिंचिंग तो इतना नॉर्मल हो गया आज के डेट में, ये सब घटनाएं नहीं होती। लेकिन नेहा जी, मैं आपके प्लेटफॉर्म पे एक और चीज बोलना चाहूंगी, वो शायद अगर हुई होगी मेरे आने से पहले, आई डोंट नो, बट दिस इज समथिंग व्हिच आई वांटेड टू पॉइंट आउट कि अनअकैडमी ने कल अपने कोड ऑफ कंडक्ट की बात की। उनके जो सीईओ है, जो रोमन सैनी है, उन्होंने अपने कोड ऑफ कंडक्ट की बात की, किस तरह से शिक्षक होने के नाते, एक क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म होने के नाते उन्हें कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करते हुए पाया गया करण जी को। अब सोशल मीडिया में क्या है ना, सारी चीजें ओपन होती है और सोशल मीडिया वाले बहुत तेज होते हैं। तो हमारे ही जो कुछ दोस्तों ने, जिन्होंने अनइंस्टॉल अनअकैडमी वाला मुहिम का हैशटैग शुरू किया था, उन लोगों ने कोड ऑफ कॉन्डक्ट निकाला, अनअकैडमी का ढूंढ के निकाला, टीचर्स कोड ऑफ कॉन्डक्ट। उस टीचर्स कोड ऑफ कॉन्डक्ट में क्लियरली ये लिखा हुआ है कि आप हेल्दी डिस्कशन को इनकरेज करेंगे, क्लासरूम में डिस्कशन को इनकरेज करेंगे, क्लासरूम में बिना सभी ओपिनियंस को स्पेस देंगे। आप अगर सभी ओपिनियंस को स्पेस दे रहे हैं, आपके भी ओपिनियन का एक स्पेस है। तो आई एम सेइंग कि जो ये कोड ऑफ कंडक्ट की रट लगा रहे हैं और कोड ऑफ कंडक्ट का हवाला दे रहे हैं, ये कोड ऑफ कंडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। जो आपने कही बात बीच में, वो बिल्कुल सही है कि आप अगर तारीफ करेंगे तो आप सही है, और अगर आप ये प्रशांत जी कह चुके हैं, कोड ऑफ कंडक्ट की बात होने लग जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि समय समाप्त हो गया है। प्रशांत जी ने ये बात कही थी कि अगर आप सपोर्ट करते हैं, समर्थन में बातें कहते हैं, तो आप पर कोई भी जो है अंकुश नहीं लगाया जाएगा या फिर आपकी नौकरी खतरे में नहीं होगी। लेकिन अगर आपने सवाल पूछ दिया तो आपकी परिस्थितियाँ जो है विकट बना दी जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मेदुसा आपका भी, प्रशांत कमल जी आपका भी, और डीपी गुप्ता जी जो अब नहीं है लेकिन उन्होंने भी बहुत ही अहम बातें यहाँ पर रखी कि आखिर ये जो विवाद पैदा हुआ है, ये कितने घातक परिणाम भारत में लेकर आने वाला है। क्योंकि सिर्फ एक शिक्षक को नौकरी से नहीं निकाला गया है, बल्कि पूरा का पूरा सिस्टम कैसे काम कर रहा है, इस देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने के लिए
इसका भी एक बड़ा खुलासा कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अपने दर्शकों का करना चाहूँगी। फीडबैक देना ना भूले info@justbroadcasting.com पर और neha@justbroadcasting.com पर भी मुझे आपके फीडबैक का हर रोज़ इंतज़ार रहता है। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।